हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए कक्षा 12वीं का अध्याय 16 बायोलॉजी में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे। आपका जो चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों अंतिम, और जो आपके बीच में चैप्टर है उसको भी दोबारा आपको अपलोड किए जाएंगे हैंड रिटन करके। जहाँ पे नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट कीजिए, ओके। पूरा कंप्लीट आपको ये चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 16वां है, 16 है। और पूरे पूरे सिलेबस आपका वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बाय करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8081323081 पर हमसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषक। सबसे पहले इसमें हेडिंग आती है प्रदूषक। ये प्रदूषक होते क्या हैं? तो ये मनुष्य द्वारा बनाए गए अथवा फेंके गए ऐसे पदार्थ या पदार्थों का अवशेष अवशेष है जो वातावरण में रहते हुए भी उसे किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। अब आता है प्रदूषक के प्रकार। तो ओडम ने प्राकृतिक विघटन के आधार पर प्रदूषकों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा था। पहला क्षयकारी प्रदूषक और दूसरा अक्षयकारी प्रदूषक। तो क्षयकारी प्रदूषक क्या होते हैं? गंदी नालियों द्वारा निकले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा यदि इतनी रहती है कि सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा उनका पूर्ण विघटन किया जा सके तो उसे उपयोगी सिद्ध होते हैं। परंतु यदि वातावरण में इन प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि सूक्ष्मधारियों द्वारा उनका विघटन पूर्ण रूप से नहीं हो सके तो ऐसे पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करने लगते हैं, जैसे घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज आदि क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों अक्षयकारी प्रदूषक। ये अक्षयकारी प्रदूषक क्या होते हैं? ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा विघटन नहीं होता अथवा बहुत कम होता है और ये वातावरण में एकत्रित होकर उसे प्रदूषित करते हैं, अतः इन्हें अक्षयकारी प्रदूषक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, लौह, प्लास्टिक जितने भी होते हैं सब आपके क्या कहलाते हैं? अक्षयकारी प्रदूषक मेरे प्यारे बच्चों कहलाते हैं। अब प्राथमिक एवं द्वितीय प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न स्रोतों से जिस अवस्था मुक्त होते हैं उसी अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कांच, डीडीटी इत्यादि जितने भी होते हैं हमारे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय प्रदूषक। ये द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? इनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों की वायुमंडल में उपस्थित सामान्य यौगिक से अभिक्रिया द्वारा होता है, जैसे कि स्मॉग, ओजोन इत्यादि। मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रदूषक क्या होता है? पहला आता है मात्रात्मक प्रदूषक। तो ये प्रकृति में नहीं पाए जाते तथा ये मनुष्य द्वारा उत्पादित हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे शाकनाशी एवं कीटनाशी इत्यादि जितने भी होते हैं मात्रात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरा आता है गुणात्मक प्रदूषक। तो ये प्राकृतिक घटक होते हैं किंतु इनकी सांद्रता सामान्य से अधिक हो जाने पर ये प्रदूषक के समान कार्य करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी होते हैं इत्यादि हमारे गुणात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक। तो वायु, जल एवं भूमि को प्रदूषित करने वाले विभिन्न मुख्य प्रदूषक निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है कणिकामय पदार्थ, जैसे धूल, धुआं, रेत इत्यादि के जो कण होते हैं हमारे कणिकामय पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बन और कार्बनिक पदार्थ, धातुएं, गैसें, अम्ल की बूंदें, कृषि रसायन, ध्वनि, जैव प्रदूषक जितने भी होते हैं हमारे क्या कहते हैं? मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक होते हैं। अब आता है प्रदूषण। ये मेरे प्यारे जो प्रदूषण क्या होता है? तो वायु, जल एवं भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जंतु, पौधे तथा जीवधारियों को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। अब आता है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो सबसे पहला आता है वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो वायुमंडल में भिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं और वायु में इन गैसों का अनुपात निम्नवत होता है। जैसे गैसों का नाम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है अपने वायुमंडल में? 78.03%। ऑक्सीजन कितना होता है? 20.99%। आर्गन कितना होता है? 0.9323%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%।
हाइड्रोजन कितना होता है 0.1%, नियान कितना होता है 0.0018%, हीलियम कितना होता है 0.005%, क्रिप्टॉन कितना होता है 0.001%, जिनान कितना होता है 0.00005% होता है। ठीक है, अगला है आता है मेरे प्यारे बच्चों वायु प्रदूषक। ये वायु प्रदूषक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे वायु प्रदूषक कहते हैं। ये कणिकीय या गैसीय हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव, तो सबसे पहला है सल्फर के यौगिक। ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के रूप में औद्योगिक चिमनियों, तेल शोधक कारखानों, जीवाश्म ईंधन के दहन एवं बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों से मुक्त होते हैं। दूसरा आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसमें रंगहीन नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मुख्य वायु प्रदूषक होती है। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वातावरण में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड की 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है। फिर आता है कणिका या कणिकीय पदार्थ। तो ये प्राकृतिक एवं मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न ठोस कण या तरल बिंदु होते हैं, जैसे धूल, धुआं, बीजाणु इत्यादि जितने भी होते हैं। अगला आता है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, यानी वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय हैं। कौन कौन से? पहला है स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धुओं को निर्वात नाल पर छन्ना तथा पश्च ज्वलक आदि लगाकर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कम कर सकते हैं। अगला दूसरा हमारा क्या हो सकता है? पेट्रोल से लेड तथा सल्फर को निकाल कर इनके कारण होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तीसरा, रेल यातायात में कोयले तथा डीजल से चलने वाले इंजनों के स्थान पर विद्युत इंजनों का प्रयोग करना या किया जाना चाहिए। चौथा, कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई समुचित होनी चाहिए तथा उसमें स्थिर विद्युत अवक्षेपण के प्रयोग द्वारा गैसों से प्रदूषक पदार्थों को पृथक किया जाना चाहिए। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों जल प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, यानी जल प्रदूषण क्या होता है और इसको कैसे नियंत्रित करेंगे। तो यदि जल में घुले पदार्थ आवश्यक से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएं अथवा उसमें कुछ ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाएं जो साधारणतया जल में उपस्थित नहीं हो, तो जल हानिकारक हो जाता है और प्रदूषित जल कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो पहला है घरेलू अपमार्जक। तो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए मनुष्य अनेक पदार्थ प्रयोग में लाता है और ये वस्तुएं उपयोग के बाद सीधे ही या नालों से बहती हुई नदियों तक पहुंचती हैं और इससे क्या होता है? जल हमारा प्रदूषित होता है। दूसरा, वाहित मलजल। वाहित मलजल के गिरने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बहुत अधिक हो जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। तीसरा, औद्योगिक अपशिष्ट। व्यावसायिक नगरों जैसे कानपुर, मुंबई आदि जगहों में स्थित बड़ी बड़ी मिलों एवं कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में गिराए जाने से नदिया का पानी निरंतर हमारा क्या होता जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? दूषित होता जा रहा है। चौथा, पीड़कनाशी। इस वर्ग के अंतर्गत कीटनाशों, कवकनाशी, शाकनाशी इत्यादि आते हैं। पांचवा है कृषि स्रोत एवं उर्वरक। तो उर्वरकों में नाइट्रेट, फास्फेट, पोटेशियम आदि का बहुत ज़्यादा समावेश रहता है, जो वर्षा जल के साथ निकट के जलाशयों में मिल जाते हैं, जो हानिकारक होते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि जल प्रदूषण से क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों इफेक्ट पड़ेंगे। तो औद्योगिक बहिस्राव में लोहा, फिनॉल, क्लोरीन आदि पदार्थ रहते हैं, इससे पानी का स्वाद खराब हो जाता है। दूसरा, घरेलू अपमार्जक साबुन, क्षार आदि द्वारा पानी में झाग उत्पन्न होता है, जिससे जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है। तीसरा, प्रदूषित जल से स्नान करने से एलर्जी, त्वचा रोग, संक्रमण आदि होता है। चौथा, प्रदूषित जल से जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होता है। अब आता है प्रदूषित जल का उपचार। तो प्रदूषित जल का उपचार हम लोग कितने चरणों में करते हैं? तो प्रदूषित जल का उपचार मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाता है। पहला क्या होता है? प्राथमिक उपचार। तो इस उपचार में प्रदूषित जल में उपस्थित बड़े कणों को कुछ भौतिक क्रियाओं
जैसे कि अवसादन, प्लवन आदि के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। दूसरा द्वितीयक उपचार, तो इस चरण में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कर कार्बनिक प्रदूषकों का क्या कराते हैं हम लोग, अपघटन कराते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसका प्रयोग करके। गंगा नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण में ध्यान रखकर भारत सरकार ने सन 1985 में 250 करोड़ रुपए की गंगा परियोजना की शुरुआत की है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपचार, यानी जल प्रदूषण को कौन कौन से नियंत्रित करने के नियंत्रण मिलाने के उपाय हैं, तो निम्न उपायों को अपनाकर जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे कि पहला, अपमार्जकों में एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के स्थान पर लीनियर एल्किल सल्फोनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसका निम्नीकरण हो सकता है। दूसरा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम करनी चाहिए। तीसरा, घरों से निकलने वाले मलिन है जल को एकत्रित करके संशोधनों संयंत्रों में पूर्ण उपचार के उपरांत ही नदी या तालाब में विसर्जित करना चाहिए। चौथा, प्रदूषण संबंधित नियमों का कड़ाई एवं ईमानदारी से अनुपालन होना चाहिए। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों कृषि रसायन एवं उसके प्रभाव। तो हरित क्रांति के आने से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजैव उर्वरकों का उर्वरकों का प्रयोग कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और शाकनाशी, कवकनाशी आदि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। ये न सिर्फ मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं बल्कि मृदा में रहने वाले जीवों, मृदा आदि को भी प्रभावित करते हैं। ओके, अब आता है मेरे प्यारे बच्चों उर्वरक। ये उर्वरक क्या होते हैं, तो ये सांद्रित रसायन हैं जिनका प्रयोग फसल की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है तथा इनके अत्यधिक एवं बार बार प्रयोग में से मृदीय सूक्ष्मजीवों की संख्या में कमी होने लगती है और मृदा की लवणता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, इनमें वे सभी चीज़ें सम्मिलित हैं जो कूड़े कचरे में फेंक दी जाती हैं। अब आता है ठोस अपशिष्टों का वर्गीकरण। तो इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कौन है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। वे अपशिष्ट जिनका जैविक निम्नीकरण या विघटन या अपघटन होता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाता है। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों पुनश्चक्रणीय अपशिष्ट। वे अपशिष्ट जिनको पुनश्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है उसे हम लोग पुनःचक्रणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। ओके, तो ये मेरे प्यारे बच्चों रहा आपका चैप्टर 16वां, जो आपका कक्षा 12 का बायोलॉजी का अध्याय नंबर मेरे प्यारे 16वां है। उसका मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो है, पार्ट सेकंड में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ऐसे वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। पूरा नोट्स मेरे प्यारे बच्चों आपको अपलोड किया जा रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।